दोस्तों सुपर फास्ट रिवीजन में वायरसेस चैप्टर की यह दूसरी सीरीज है। इसमें हम लोग 20 सवालों का हल सहित पूरा विस्तार भी समझेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विषाणुओं के लिए उपयुक्त है। यानी कि इसमें से कौन सा कथन है जो विषाणुओं के लिए पूरी तरह से सही है। तो इसमें देखिए जो पहला कथन है यानी पहला विकल्प है क्या है, इसमें अपना उपापचयी तंत्र होता है। दूसरा विकल्प है इसमें डीएनए अथवा आरएनए पाया जाता है। तीसरा विकल्प है ए वैकल्पिक परजीवी होते हैं। चौथा विकल्प है ए आसानी से प्रतिजैविकी से नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों इसमें जो दूसरा विकल्प है इसमें डीएनए अथवा आरएनए होता है, यही विकल्प सही है। क्योंकि देखिए जो पहला विकल्प है इसमें अपना उपापचयी तंत्र होता है, यह पूरी तरह से गलत है। क्योंकि वायरस के अंदर खुद का उपापचयी तंत्र नहीं होता है, यानी कि इनका मेटाबॉलिक सिस्टम नहीं होता है। अगर इनका खुद का मेटाबॉलिक सिस्टम होता तो यह पूर्ण परजीवी नहीं होते। मतलब यह केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर ही अपनी संख्या को नहीं बढ़ाते, बल्कि यह किसी नॉन लिविंग सब्सटेंस के ऊपर भी रह करके अपनी संख्या को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इनके अंदर खुद का मेटाबॉलिक सिस्टम नहीं होता है, इसलिए इन्हें किसी जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है, अर्थात यह पूरी तरह से परजीवी होते हैं। और जो तीसरा विकल्प है ये वैकल्पिक परजीवी हैं, ये तो ऑलरेडी गलत हो गया। अभी आप पूरी बात समझ गए हैं, क्योंकि यह वैकल्पिक परजीवी नहीं है। वैकल्पिक परजीवी वे जीव होते हैं जो किसी सेल के अंदर तो रहेंगे ही रहेंगे, यानी किसी कोशिका के ऊपर या किसी प्राणी या किसी जीवित प्राणी के ऊपर ये पैरासाइट के रूप में तो रहेंगे ही। लेकिन अगर वह जीवित प्राणी नहीं भी है तो कोई अन्य दशा में, जैसे कि सड़े गले पदार्थों पर रह करके भी खुद को जीवित रख सकते हैं, तो उन्हें वैकल्पिक परजीवी कहते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया पैरासाइट भी होते हैं, और अगर पैरासाइट नहीं है तो सैप्रोफाइट भी हो सकते हैं, सड़े गले पदार्थों पर भी रह सकते हैं। लेकिन वायरस जो होते हैं वह केवल जीवित कोशिका के ऊपर ही रह सकते हैं, वह किसी नॉन लिविंग सब्सटेंस के ऊपर रह करके जीवित नहीं रह सकते हैं। यानी कि यह पूर्ण परजीवी होते हैं, यह वैकल्पिक परजीवी नहीं होते हैं। और चौथा है ये आसानी से प्रतिजैविकी से नष्ट हो जाते हैं, मतलब यह आसानी से एंटीबायोटिक के द्वारा नष्ट किए जा सकते हैं। तो यह विकल्प भी गलत है, क्योंकि इनके ऊपर एंटीबायोटिक भी काम नहीं करती है। तो क्यों दूसरा विकल्प सही है ये तो आप समझ गए, क्योंकि वायरसों के अंदर या तो डीएनए हो सकता है जेनेटिक मटेरियल के रूप में, या तो आरएनए हो सकता है। तो यही विकल्प सही है। बाकी तीनों विकल्प क्यों गलत है ये बात आप पूरी तरह से समझ गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किसमें केवल एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। तो देखिए इसमें जो पहला विकल्प है वो है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, दूसरा विकल्प है वायरस यानी कि वायरस, और तीसरा विकल्प है कवक यानी कि फंजाई, और चौथा विकल्प है एक्टिनोमाइसिटीज यानी कि एक्टिनोमाइसिटीज। तो इसमें जो दूसरा विकल्प है यही सही है, वायरस। यानी वायरस के अंदर केवल एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, एक ही प्रकार का न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, वह या तो डीएनए हो सकता है या तो आरएनए हो सकता है। बाकी अन्य ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है। एक ही कोशिका के अंदर की बात की जा रही है। आप यह भ्रम में न रहें कि वायरस के अंदर तो हमने सुना था डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। तो बात सही है। जैसे मान लीजिए कि दो वायरस हैं, एक यह है और एक यह है, तो एक के अंदर या तो डीएनए रहेगा या तो आरएनए रहेगा, एक ही रहेगा। और दूसरा है तो उसके भी अंदर या तो डीएनए रहेगा या तो आरएनए रहेगा, एक ही रहेगा। मान लीजिए इसके अंदर डीएनए है तो इसके अंदर आरएनए है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर डीएनए भी हो और आरएनए भी हो, ऐसा संभव नहीं हो सकता है। तो इसमें केवल एक ही प्रकार का, केवल एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड रहेगा, या तो डीएनए या तो आरएनए। लेकिन अन्य कोशिकाओं में क्या होता है कि डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है। तो आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा कथन विषाणुओं के संबंध में गलत है। यहाँ पर आप इस बात का ध्यान जरूर देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विषाणुओं यानी कि वायरस के संबंध में गलत है, इस बात का जरूर आप ध्यान देंगे। तो पहला है विषाणु अविकल्पी परजीवी होते हैं, यानी कि विषाणु पूर्ण परजीवी होते हैं। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, यह विकल्प गलत नहीं है, यह पूरी तरह से सही है यह कथन। इसका मतलब कि यह विकल्प सही नहीं है, क्योंकि आपको गलत कथन खोजना है। दूसरा देख लेते हैं, जीवित कोशिकाओं के अंदर द्विगुणित होने वाला अकोशिकीय जीव है, यानी कि यह एक अकोशिकीय जीव है जो जीवित कोशिका के अंदर ही द्विगुणित होता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है। तो यह भी बात सही है, इसका मतलब यह भी विकल्प सही नहीं है, क्योंकि आपको गलत विकल्प खोजना है। गलत देखते हैं कौन है। तो तीसरा है विषाणु मृतोपजीवी होते हैं, यानी कि विषाणु क्या होते हैं, सैप्रोफाइट। वायरसेस आर सैप्रोफाइट, यह बात गलत है, क्योंकि विषाणु मृतोपजीवी नहीं होते हैं, परजीवी होते हैं, यानी कि सैप्रोफाइट नहीं होते हैं, क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। यही एक बात इसमें गलत मिली है, यानी कि यही विकल्प सही है, क्योंकि आपको गलत बात खोजना था। तो गलत बात यही है इसमें, यानी कि गलत कथन यही है, विषाणु मृतोपजीवी होते हैं, यह गलत है, क्योंकि विषाणु मृतोपजीवी नहीं होते हैं, परजीवी होते हैं। बाकी चौथा है प्रोटीन आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है, यह भी बात सही है, यानी कि यह कथन भी सही है। आपको गलत खोजना था, तो तीसरा विकल्प इसमें सही है। तीसरी बात इसमें जो लिखी गई है वो विषाणुओं के संबंध में गलत है और वही आपको खोजना था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, यानी जो हाइड्रोफोबिया रोग होता है, कुत्ता काटने से जो बीमारी होती है, वह किससे उत्पन्न होता है, जीवाणु द्वारा, कवक द्वारा, विषाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो हाइड्रोफोबिया होता है यह वायरस द्वारा होने वाली बीमारी है, जिसको क्या कहते हैं, रेबीज वायरस। आप नाम सुने होंगे रेबीज वायरस का, तो इसमें तीसरा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया जन्य नहीं है। तो नीचे देखिए कुछ बीमारियों के नाम दिए गए हैं, तो यह पूछा गया है कि इसमें कौन सी बीमारी है जो बैक्टीरिया जन्य नहीं है, यानी कि वह बैक्टीरिया से नहीं होती है। तो इसमें देखिए जो पोलियो बीमारी यानी कि तीसरा विकल्प है, यही सही है, क्योंकि जो पोलियो होता है यह वायरस से होता है, पोलियो वायरस। बाकी सभी विकल्प गलत हैं। इसमें जो तीसरा विकल्प यानी सी वाला है वही सही है, क्योंकि जो पोलियो होता है यह वायरस से होता है, पोलियो वायरस। यह वायरस आपके शरीर में जब इन्फेक्ट होते हैं, इन्फेक्शन करते हैं, तो यह स्पाइनल कार्ड के माध्यम से ब्रेन में पहुंच जाते हैं और तंत्रिका तंत्र को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिससे व्यक्ति को पोलियो हो जाता है और बॉडी ऑर्गन काम नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो इसे इंग्लिश में देख लेते हैं, हिंदी में इसका कुछ पोर्शन कट गया है, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। बैक्टीरियोफेज दैट लाइज द बैक्टीरियल सेल, यानी कि बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरियल सेल को लाइज कर देता है, तोड़ देता है, खत्म कर देता है, शॉर्टली मतलब तुरंत, बहुत जल्दी ही, आफ्टर इन्फेक्शन यानी इन्फेक्शन के बाद, आर टर्म्ड एज, उसे क्या कहते हैं, यानी कि ऐसा बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरियल सेल को लाइज कर देता है, तोड़ देता है, शॉर्टली मतलब बहुत ही जल्दी इन्फेक्शन के बाद, तो उसे क्या टर्म देते हैं, क्या शब्द देते हैं, तो उसे शब्द देते हैं वायरुलेंट। वायरुलेंट का मतलब घातक। यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है, यानी कि वायरुलेंट होते हैं वो बैक्टीरियोफेज, घातक होते हैं जो बैक्टीरियल सेल को तुरंत लाइज कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लांट वायरस विच हैज डीएनए इज, यानी कि ऐसा प्लांट वायरस जिसके पास डीएनए होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कॉलिमो वायरस कहते हैं, उसे कॉलिमो वायरस कहते हैं। यहाँ पर पहला विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, यानी कि नीचे जो वायरस दिए गए हैं उसमें से कौन सा वायरस है जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का बना होता है, डीएस आरएनए। डीएस आरएनए का मतलब क्या, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो इसमें पहला जो विकल्प है रोटा वायरस, यही सही है, यह डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का बना होता है। अगला विकल्प है,
वायरस का प्रोटीन कवच जो न्यूक्लिक एसिड को ढके रहता है कहलाता है। यानी कि वायरस का जो प्रोटीन कवच है, देखिए क्या है, वायरस है, और वायरस का ये जेनेटिक मटेरियल है और ये बाहर इसका प्रोटीन का कवच है। तो इस प्रोटीन के कवच को क्या कहते हैं, जो इसकी कवरिंग है इसे क्या कहते हैं, तो इसे कैप्सिड कहते हैं। यानी कि जो दूसरा विकल्प है यही सही है, इसे कैप्सिड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैप्सिड ऑफ वायरस इज मेड ऑफ, यानी जो वायरस का कैप्सिड होता है, आप इस सवाल को बार बार देख रहे हैं कि जिसका जेनेटिक मटेरियल है वायरस का और ये बाहर की कवरिंग यानी कि कैप्सिड है, यह किसका बना होता है। तो आप बार बार इस बात को सुन रहे हैं कि ये जो कैप्सिड होता है ये प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन का ये बना होता है, इसका जो कैप्सिड होता है। तो इसमें प्रोटीन यानी कि दूसरा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रियांश क्या है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रियांश क्या है। तो देखिए, संक्रामक प्रोटीन्स, संक्रामक आरएनए, संक्रामक डीएनए, संक्रामक जेड डीएनए। संक्रामक का मतलब इन्फेक्टियस। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही है। कई बार मैंने बताया था कि जो वायरस होते हैं, वायरस के बाहर प्रोटीन की कवरिंग होती है और बीच में जेनेटिक मटेरियल डीएनए अथवा आरएनए हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि केवल आरएनए ही हो तो उसे क्या कहेंगे, वायरॉयड्स। उसे क्या कहेंगे, वायरॉयड्स। ऐसा आप कई बार सुन चुके हैं। लेकिन अगर प्रोटीन की कवरिंग ही केवल हो, यानी कि जेनेटिक मटेरियल ना हो, केवल प्रोटीन की कवरिंग हो, प्रोटीन हो, तो उसे क्या कहेंगे, प्रियांश बोलेंगे। प्रियांश बोलेंगे। अगर आप क्रम से सारे वीडियो देख रहे हैं तो ये सारी चीजें आपको अपने आप क्लियर हो जाएंगी। तो केवल अगर इन्फेक्टियस प्रोटीन है यानी संक्रामक प्रोटीन है तो उसे प्रियांश कहते हैं। यहाँ पर पहला विकल्प सही है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ये देखिए, पीजीटी बॉटनी 2003 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ना तो एक प्रोकैरियोट है और ना एक यूकैरियोट है। तो नीचे कुछ जो है ऑर्गेनिज्म के नाम दिए गए हैं, कुछ प्राणियों के नाम दिए गए हैं, जिसमें पूछा गया है कि कौन से ऐसे प्राणी इसमें हैं जो ना तो प्रोकैरियोट है ना तो यूकैरियोट है। तो आपको पता है कि वायरस जो होते हैं वो ना तो प्रोकैरियोट होते हैं ना यूकैरियोट होते हैं, यानी कि वह ए सेलुलर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो दूसरा विकल्प दिया गया है टीएमबी। टीएमबी एक वायरस है जिसको टोबैको मोज़ेक वायरस कहते हैं। तो टोबैको मोज़ेक वायरस एक प्रकार का वायरस है और वायरस ना तो प्रोकैरियोट होते हैं ना तो यूकैरियोट होते हैं, ए सेलुलर होते हैं। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरियोफेज इज, यानी बैक्टीरियोफेज क्या है। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इन विकल्प में कौन सा विकल्प सही है बैक्टीरियोफेज के लिए। तो बैक्टीरियोफेज के लिए देखिए क्या कहा गया है, ए बैक्टीरिया व्हिच इन्फेक्ट वायरस। ए बैक्टीरिया का मतलब कि बैक्टीरियोफेज एक बैक्टीरिया है। तो यह बात पूरी तरह से गलत है। मैंने कई बार बताया कि नाम से तो लग रहा है कि बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया होगा, लेकिन यह बैक्टीरियोफेज नहीं है, यह वायरस है। बैक्टीरियोफेज इनका नाम इसलिए पड़ गया है क्योंकि यह बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं। बैक्टीरियोफेज इस तरह का एक वायरस होता है जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है। तो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करने की वजह से ही इसे बैक्टीरियोफेज कह दिया गया है। बाकी यह बैक्टीरिया नहीं होते हैं, यह एक वायरस है जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं। तो दूसरा देखिए क्या है, ए वायरस व्हिच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, यानी कि दूसरा विकल्प सही हो गया क्योंकि यह वायरस है और बैक्टीरिया के ऊपर आक्रमण करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। बाकी तीसरा विकल्प जो है, ए बैक्टीरिया व्हिच इन्फेक्ट एल्गी, ये तो एकदम गलत है, एल्गी से इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। नॉन ऑफ दीज, तो नॉन ऑफ दीज नहीं, ये दूसरा विकल्प इसमें क्या है, सही है, ए वायरस व्हिच इन्फेक्ट बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरियोफेज का आविष्कार किया, यानी कि बैक्टीरियोफेज का आविष्कार तो यहाँ पर नहीं कहा जा सकता है, डिस्कवर्ड, यानी बैक्टीरियोफेज वाज डिस्कवर्ड बाय। बैक्टीरियोफेज की खोज किसने किया। आविष्कार का मतलब किसी चीज को बनाना होता है, तो बैक्टीरियोफेज को बनाया थोड़े गया है, बैक्टीरियोफेज की खोज की गई है। तो किसने खोजा है, तो यहाँ पर देखिए जो दूसरा विकल्प है, एफ.डब्ल्यू. टर्ट और डी हेरेल नामक वैज्ञानिक ने बैक्टीरियोफेज की खोज किया था। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है, आप इसे जानते रहिए। अगला क्वेश्चन है,
HIV जैसे रेट्रोवायरस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो दोस्तों आपको बता दें कि HIV जो होता है रेट्रोवायरस, उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, इसमें जो चौथा विकल्प है यही सही है। बाकी जो पहला है DNA पॉलीमरेज, DNA लाइगेज, RNA पॉलीमरेज, ये सभी गलत हैं। तो देखिए इस सवाल को आप अच्छे से समझ लीजिए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का मतलब क्या होता है? मतलब ऐसे एंजाइम जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराएं। पहले तो आप ट्रांसक्रिप्शन समझ लीजिए। ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं? तो जब DNA से RNA बनता है, RNA, तो इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और इसे जो एंजाइम कराते हैं इस क्रिया को, उसे ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं। लेकिन HIV के अंदर क्या होता है? RNA से क्या बन जाता है? DNA बन जाता है। RNA से DNA बन जाता है, क्योंकि यहां पर उल्टा एंजाइम पाया जाता है, ट्रांसक्रिप्टेज नहीं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पाया जा रहा है। रिवर्स का मतलब उल्टा काम कराने वाला, रिवर्स मतलब होता है उल्टा। तो RNA से क्या बन जाता है? DNA बन जाता है। तो इसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और यही अगर ट्रांसक्रिप्टेज होता तो DNA से RNA बनाता। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाए जाने की वजह से ही इस वायरस को क्या कहते हैं? रेट्रोवायरस। देखिए यहां पर लिखा गया है रेट्रोवायरस। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एड्स, यानी कि एड्स के संबंध में नीचे जो दिया गया है इसमें कौन कौन सही है। देखिए ये 4 कथन दिए गए हैं। तो विकल्प में क्या पूछा जा रहा है? पहले विकल्प में पूछा जा रहा है कि पहला, दूसरा, तीसरा सही है। दूसरे में पूछा जा रहा है क्या दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। और तीसरे C वाले में पूछा जा रहा है क्या पहला, तीसरा, चौथा सही है। और चौथे वाले में पूछा जा रहा है क्या पहला, दूसरा और चौथा सही है। यानी कि कौन कौन सही है। तो चलिए हम लोग सही गलत इसमें कर लेते हैं। पहला क्या है कि इट इज काज्ड बाय रेट्रोवायरस HIV, यानी कि एड्स रेट्रोवायरस HIV के द्वारा किया जाता है, यानी पहली बात तो सही हो गई। दूसरा है इट रिप्लिकेट विद इन T4 लिम्फोसाइट, यह लिम्फोसाइट के अंदर ही रिप्लिकेट करता है, उसी के अंदर अपनी संख्या को बढ़ाता है और लिम्फोसाइट को किल करने का काम करता है, यानी कि दूसरी बात भी सही हो गई। तीसरा है एलिसा टेस्ट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ वायरस पार्टिकल, यह बात गलत है क्योंकि वायरस के पार्टिकल को यह डिटेक्ट नहीं कर सकता है, बल्कि इन्फेक्शन को डिटेक्ट कर सकता है, यानी कि इम्यून सिस्टम की कैपेसिटी को डिटेक्ट कर सकता है एलिसा टेस्ट, बल्कि वायरस के पार्टिकल को डिटेक्ट नहीं कर सकता है। तो इसमें तीसरा विकल्प गलत हो गया, यानी कि तीसरा जो कथन है वह गलत हो गया। और चौथा क्या है? इट में रिमेन डार्मेंट फॉर 6 ईयर, मतलब यह 6 साल तक डार्मेंट कंडीशन में रह सकते हैं, सुसुप्तावस्था में रह सकते हैं, यह बात सही है। यानी कि पहला, दूसरा, चौथा इसमें सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा ये तो गलत हो गया। इसमें क्या लिखा है? दूसरा, तीसरा, चौथा, ये भी गलत हो गया। इसमें क्या लिखा है? पहला, तीसरा, चौथा, ये भी गलत हो गया। इसमें क्या लिखा है? पहला, दूसरा, चौथा, यानी कि D वाला विकल्प यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, एलिसा एक निदान सूचक परीक्षण है जिसका उपयोग, यहाँ पर खाली जगह है, के निदान में किया जाता है। यानी कि एलिसा का जो एलिसा परीक्षण है वह किसके निदान में किया जाता है, यानी किस चीज की जांच के लिए किया जाता है, किस चीज की डायग्नोसिस के लिए किया जाता है। तो इसमें एड्स, यानी कि तीसरा विकल्प सही है, एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विषाणु में सूचना प्रवाह उल्टा अर्थात RNA से DNA की तरफ होता है। यानी कि ऐसा इसमें से कौन सा वायरस है जिसके अंदर RNA से DNA बनता है, जबकि सामान्यतः DNA से RNA बनना चाहिए। तो अभी इसके पहले मैंने बताया था कि HIV या एड्स वायरस को क्या कहते हैं? रेट्रोवायरस, क्योंकि इनके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पाया जाता है जो RNA से क्या बनाता है? DNA बनाता है, RNA से DNA बनाता है। तो HIV या फिर एड्स वायरस, यहाँ पर देखिए
देखिए किसमें है HIV। पहला तो TMB है, ये गलत हो गया। दूसरा देखिए HIV यानी कि यही विकल्प सही है। बाकी रियो वायरस, रेट्रो न समझिएगा, रियो वायरस है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है। यहाँ पर बी वाला यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एलिसा में किसी पदार्थ के अभिनिर्धारण हेतु किया जाता है। मतलब निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है एलिसा में किसी पदार्थ के अभिनिर्धारण हेतु, तो एंटीबॉडीज का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर पहला विकल्प सही है, प्रतिरक्षी का उपयोग किया जाता है। बाकी अगला क्वेश्चन है, एक जीवाणु भोजी में होता है, यानी कि ए बैक्टीरियोफेज कंसिस्ट, यानी कि एक बैक्टीरियोफेज किस चीज का बना होता है। तो बैक्टीरियोफेज क्या है, वायरस है। ये आपको याद होना चाहिए कि बैक्टीरियोफेज क्या है, वायरस है। तो बैक्टीरियोफेज किसका बना होता है, तो राइबोन्यूक्लिक अम्ल, दूसरा विकल्प है कार्बन और नाइट्रोजन, तीसरा विकल्प है प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल, और चौथा है केवल प्रोटीन है। तो देखिए इसमें जो तीसरा विकल्प है यही सही है, क्योंकि मैंने कई बार बताया था कि वायरस के अंदर, वायरस में क्या क्या होता है, तो वायरस के बाहर की जो कवरिंग होती है वो प्रोटीन होती है, और अंदर इसका न्यूक्लिक एसिड यानी जेनेटिक मटेरियल होता है। तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड यानी बाहर की प्रोटीन की कवरिंग है और अंदर न्यूक्लिक अम्ल है, यानी कि तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप 20 सवालों के जवाब और उनका विस्तार आप देखे हैं। आशा करते हैं कि आपको सभी सवाल अच्छे से जरूर समझ में आए होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।